इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने पारिस्थितिकी किसे कहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग ने देखा। तो वो एक पहला पार्ट था। इसी का एक दूसरा पार्ट जो है जियोम के बारे में, या बायोम किसे कहते हैं, जियोम किसे कहते हैं, इस बारे में आज हम लोग देखेंगे कि जियोम किसे कहते हैं, बायोम किसे कहते हैं। पृथ्वी पर अनेक पारितंत्र होते हैं। इन पारितंत्रों में जो है विद्यमान किसी एक पारितंत्र में विद्यमान सभी प्राणी और वनस्पतियों का ही जो सामूहिक रूप से ही हम उसको जीवोम कहते हैं। तो किसी एक पारितंत्र में जो भी आपके वनस्पति या जीव जंतु होते हैं उनका जो सामूहिक रूप होता है, इन सब को सम्मिलित रूप से हम लोग जीवोम कहते हैं। इसे एक सामान्य सी परिभाषा के रूप में इस तरह भी जान सकते हैं कि जीवोम एक इकाई होती है जिसमें जीव जंतु और वनस्पतियों का सामूहिक और क्रियाशील रूप सम्मिलित होता है। जो जीवोम होता है, जीवोम में इनकी अपनी एक विशेषता होती है। ये जीवोम जो होते हैं इस संपूर्ण क्षेत्र में इनकी जो समानता होती है, संपूर्ण क्षेत्र में जो इनके लक्षण होते हैं वो एक समान होते हैं। तो जीवोम को हम समझ सकते हैं एज ए निवास क्षेत्र। किसी भी जीव का जो निवास क्षेत्र होता है वो उसे जीवोम कहते हैं। तो ये एक पारितंत्र होता है। उस पारितंत्र में जो जीव जंतु होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, उन सब का सामूहिक रूप और जो उनकी क्रियाशीलता होती है उसको सम्मिलित रूप से हम लोग जीवोम कहते हैं। ये एक जीवोम की सामान्य सी परिभाषा होती है। ये जीवोम जो है, जीवोम को ही इंग्लिश में बायोम कहते हैं। बायोम पृथ्वी तल पर एक बृहद जीव कटिबंध है जिसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक जोन कहते हैं। कि बायोम पृथ्वी तल पर एक बृहद जीव कटिबंध या बायोटिक जोन होता है। ये जीवों का जो वितरण होता है ये जलवायु पर डिपेंड करता है। जिन क्षेत्रों में जैसी जलवायु रहती है उसी प्रकार से वहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का भी जो है विकास होता है। आदिकाल से आज तक अगर हम देखते रहें तो आदिकाल से जलवायु में परिवर्तन होता रहा है। वैगनर का जब महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत हम देखते हैं तो उसमें जलवायु और स्थलखंड का जिसे कहते हैं, जब भूमि का जो भूभाग है जब इसमें परिवर्तन हुआ तो उसी प्रकार से वहाँ उसी प्रकार की जलवायु डेवलप हुई। तो इस प्रकार से जैसी भूखंड में जिस प्रकार की जलवायु रही उस प्रकार से वहाँ पर वनस्पति और जीव जंतुओं का विकास होता है। तो इसे हम जीवोम या बायोम कहते हैं। अब ये जो बायोम होते हैं तो बायोम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जो वहाँ के जीव जंतु या वनस्पति होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो आपका जलवायु है। जलवायु ही सबसे प्रभावी पक्ष होता है। जैसे जलवायु होती है, अगर कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है तो रेगिस्तानी क्षेत्र में वहाँ पे कटीले आपके वृक्ष मिलेंगे, लेकिन अगर वही कोई सदाबहार वन का क्षेत्र है तो वहाँ की पत्तियाँ हरी भरी रहेंगी। तो ये एक अंतर जो है छोटे से रूप में हम देख सकते हैं कि जैसी जलवायु जहाँ की होती है उसी प्रकार से वहाँ पे वनस्पतियों का विकास होता है। आप पर्वतों पर भी लीजिए, नीचे आपके वन जो रहते हैं और जो ऊंचाई पर वन रहते हैं उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जिन क्षेत्र, जब हम इक्वेटर लाइन पे आते हैं, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा पर आते हैं, वहां आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, क्रमशः वनस्पतियों की ओर, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं चाहे दक्षिण ध्रुव की ओर जाएं, तो वहां वनस्पतियों में और जीव जंतुओं में एक अंतर देखने को मिलता है। तो ये बात स्पष्ट होती है कि जलवायु सबसे बड़ा कारक होता है जो किसी भी बायोम या जीवोम को प्रभावित करता है। इसके साथ ही आपकी भूकंप, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ज्वालामुखी हो गया, लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो गया, ये सारे वो तथ्य होते हैं। सागर तल का उत्थान, अगर कोई सागर तल है, अगर उसका उत्थान होता है तो पहले कुछ और वनस्पति जीव जंतु रहे होंगे, अब उसका रूप कुछ चेंज हो जाता है। जब पर्वतों का भी उत्थान होता है तो उसमें भी वनस्पतियां चेंज होती हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हिमालय पर्वत था तो पहले वहाँ एक तेथीस सागर था, तो उस समय वहाँ के जीव जंतु उस तेथीस सागर में कुछ और रहे होंगे। लेकिन जब हिमालय का उत्थान हो गया तो हिमालय का उत्थान होने के बाद जो है अब वनस्पतियां जीव जंतु वहाँ दूसरे प्रकार के हो गए हैं। तो इस प्रकार से जलवायु सबसे बड़ा कारक होता है। और जलवायु के बाद जो है वहाँ पे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन जिसे लैंडस्लाइड कहते हैं, पर्वत का निर्माण का या जिसे कहते हैं सागर तल का उत्थान, ये वो सारे फैक्टर होते हैं जो आपके बायोम को प्रभावित करते हैं। अब जब जीवोम के लक्षण की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ बायोम, तो फीचर्स ऑफ बायोम जीवोम के लक्षण में, तो जीवोम के लक्षण में सबसे पहली बात, क्योंकि जीवोम में दो चीज़ों तो निश्चित हैं, एक उसमें वनस्पतियां रहती हैं और एक उसमें जीव जंतु रहते हैं। उसमें आपके जंतु भी सारे आते हैं, मनुष्य, इन सब का जो सामूहिक रूप होता है उसे जीवोम कहते हैं। तो एक तो पौधे और प्राणियों के बीच आपकी प्रतिक्रिया निरंतर सक्रिय रहती है। उसमें जो जीव जंतु होते हैं और जो वनस्पतियां होती हैं इनमें क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है और ये सक्रियता जो इनकी एक्टिविटी रहती है वो लगातार बनी रहती है। ये इसका पहला लक्षण होता है।
कि बायोम में जो भी जीव जंतु और वनस्पति होते हैं उनके बीच प्रक्रिया निरंतर आपकी सक्रिय रहती है। तो ये इसका पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण हो जाता है पौधे और प्राणियों के बीच में आपस में सामंजस्यपूर्ण स्थिति होती है। यह प्रकृति को अगर छेड़छाड़ मनुष्य ना करे तो प्रकृति में इतने स्वयं गुण होते हैं कि वो खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो अगर देखा जाए तो पौधे और प्राणी जो है जो भी आपके, तो इनमें भी एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है। तो पौधे और वनस्पति साथ साथ सामंजस्यपूर्ण अवस्था में रहते हैं। और जब दो बायोम होते हैं तो दो बायोमों का जो बीच का क्षेत्र होता है उसके बीच में एक संक्रमण क्षेत्र होता है। ये इसकी तीसरी विशेषता होती है। समझने के लिए जैसे आपका मान लिया एक बायोम आपका ये है, एक बायोम आपका ये है, तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है इसे ट्रांजिशन एरिया कहते हैं या संक्रमण क्षेत्र होता है। इसमें पहले और दूसरे दोनों बायोम की विशेषताएं मिलती हैं। अब इस विशेषता जब दो बायोम आपस में जहाँ मिलते हैं, अब वहाँ पे जो प्रभावी पक्ष रहेगा उसी पक्ष के ही आधार पर वहाँ जीव जंतु और वनस्पतियों का विकास होता है। तो जो आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है मेंस में, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे पहला होता है कि प्रक्रिया जीव जंतु के बीच प्रक्रिया और निरंतर सक्रियता ये आपकी बनी रहती है। दूसरा जो इसमें होता है जीव जंतु और प्राणियों के बीच में सामंजस्यपूर्ण अवस्था होती है। तीसरा इसे कहते हैं कि इसके बीच में एक संक्रमण प्रदेश होता है जहां पर दोनों प्रकार के जो बायोम हैं उनकी विशेषताएं यहां पर देखने को मिलती हैं। और चौथा जो होता है बायोम विशेष में साम्यता परिलक्षित होती है। साम्यता मतलब वहां पे इक्वलिटी रहती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहां पे आपको ऊंट की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, लेकिन ऊंट की प्रजातियों में उस रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या वहां पे आपको कुत्ता बिल्ली भी नजर आएगा? क्या वहां पे इसे जैसे आएंगे नजर, लेकिन सीमित मात्रा में। प्रधानता किसकी है? वहां पे ऊंट की है। एक जो मैदानी क्षेत्र के समान जंतु होते हैं वो आपके रेगिस्तानी क्षेत्र में देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन आप ये जो विशेषता है कि बायोम विशेष में साम्यता परिलक्षित होती है, मतलब एक बायोम में उसी समान लक्षण के ही जीव जंतु वहाँ पर निवास करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैदानी क्षेत्र में आपको वहाँ पर ऊंट नजर आने लगेंगे, तो एक आध दो आना तो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन पूरी प्रजाति नजर आने लगे ऐसा इसमें नहीं होता है, क्योंकि एक बायोम का जो उसकी विशेषता होती है उसी प्रकार से वहाँ जीव और जंतुओं का विकास होता है। पांचवा इसमें क्या है, किसी भी पौधा जो होता है किसी भी बायोम में वो प्रधान लक्षण को ही अभिव्यक्त करता है। प्रधान लक्षण का मतलब जैसे उस बायोम की जो विशेषता रहेगी, उस बायोम की जो विशेषता रहेगी उसी विशेषता के और जो उसका मेजर पॉइंट रहेगा उसी विशेषता के आधार पे वहाँ पे वृक्ष भी पनपते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र में ट्रॉपिकल एरिया कोई है और वहाँ पे क्या कैक्टस के वृक्ष उगेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि पौधा किसी बायोम के जो पौधे होते हैं वनस्पतियाँ होती हैं किसी बायोम के प्रधान लक्षण को ही अभिव्यक्त करती हैं। जो वहाँ की में अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ट्रॉपिकल एरिया है, तो वहाँ पे उसी प्रजाति के वनस्पति या जो जंतु पनपेंगे, ना कि वहाँ पे कैक्टस या नागफनी पनपेगा, ऐसा नहीं होता है। तो एक पक्षी विशेषता ये कह सकते हैं कि जो कोई भी बायोम जो होता है वहाँ जो वनस्पतियाँ होती हैं वो उसके प्रधान लक्षण के अनुसार जो उसका मेजर पॉइंट होता है उसी लक्षण के आधार पर उनका विकास होता है। तो ये 5 पॉइंट जो है आप जीवों के लक्षण में विशेष रूप से आप दे सकते हैं। जीवों के प्रकार, टाइप ऑफ जीवों, ये कैसे होते हैं? जलवायु और स्थलाकृति की भिन्नता के ही आधार पे, जहाँ पे जैसी जलवायु होती है और जैसी वहाँ की स्थलाकृतियाँ टोपोग्राफी होती है, तो उस जलवायु और स्थलाकृति, जैसे मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी प्रकार के जीव मिलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय प्रकार के, ध्रुवीय क्षेत्र है तो वहाँ पे उस प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। तो जैसा वहाँ की जलवायु होती है और जैसी वहाँ की स्थल की बनावट होती है, इस स्थल की बनावट और जलवायु जैसे जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो उसी प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु भी वहाँ पर उनका विकास होता है। तो कहने का मतलब है कि यदि बायोम के प्रकार की बात करते हैं तो स्थल की बनावट और जलवायु के प्रकार के आधार पर ही वहाँ पर जीव जंतुओं का विकास होता है। और इस आधार पे जो है हम जो है बायोम को 4 भागों में बांट सकते हैं। तो जो पहला आपका आता है इसे हम वनीय बायोम कहते हैं, जिसे फॉरेस्ट बायोम कहते हैं। तो वनीय बायोम को इसे भी हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं। और जो पहला इसका आता है विश्ववीय वन बायोम, जिसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम कहते हैं। अब ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम या विश्ववीय वन बायोम होता है, इसकी क्या विशेषता? पहले ये मिलते कहाँ पे हैं? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच मिलते हैं।
भूमध्य रेखा जो होती है उसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में इनका विस्तार होता है। इन क्षेत्रों में क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं तो यहाँ वर्षा जो रहती है 200 से 250 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। और यहाँ का जो तापमान होता है औसत वार्षिक तापमान वो 20 से 21 डिग्री तापमान रहता है। ये 3 विशेषताएं इनकी होती हैं। ये आपके विषुवतीय वन बायोम, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम मिलते कहाँ पर हैं? जैसे आपका कांगो बेसिन हो गया, अमेजन बेसिन हो गया, इंडोनेशिया का मलेशिया क्षेत्र हो गया, भारत में आते हैं तो पश्चिमी घाट या आसाम का क्षेत्र हो गया। तो इन क्षेत्रों में आपके विषुवतीय वन बायोम मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताप और बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो बहुत ज़्यादा ताप और वर्षा होने की वजह से वन काफ़ी सघन हो जाते हैं। और वन जब काफ़ी सघन रहते हैं तो इस बायोम की जो उत्पादकता होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। जो उत्पादकता किसे कहते हैं? हम प्रति इकाई क्षेत्र में और प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा, एक निश्चित आप क्षेत्र लीजिए और एक निश्चित समय में जो सकल संचित ऊर्जा उस क्षेत्र की रहेगी उसी को हम उसकी उत्पादकता कहते हैं। तो इस तरह के जो वन होते हैं इनकी उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, वर्षा ज़्यादा होती है, तो वनस्पतियों के विकास की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसलिए वनस्पतियों के विकास के लिए यहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है और इसीलिए ये काफ़ी घने होते हैं। और इनका जीवभार भी, जिसे बायोमास कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है। जीवभार किसे कहते हैं? इससे पहले वीडियो में हमने आपको जो है इसको पूरा इसकी व्याख्या मैंने किया है, आप वहाँ से चीज़ को भी देख सकते हैं। तो इसका सबसे घना होता है, सर्वाधिक जीवभार होता है और इसकी उत्पादकता भी सबसे ज़्यादा होती है। साथ में यहाँ वृक्ष कौन कौन से मिलते हैं ये आपके प्रयोग में पूछा गया प्रश्न है। इसमें आपके महोगनी, आबनोस, रोडवुड, रबर, सिनकोना, जिसमें से महोगनी और सिनकोना को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके साथ ही ये जो वन बायोम होते हैं, जो आपके विषुवतीय वन बायोम हैं, यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं इनका प्रवास नहीं होता, जैसे ये कहीं और नहीं जाते हैं। यहाँ चहल पहल हमेशा बनी रहती है। इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति यहीं हो जाती है, इसलिए इनमें प्रवास नहीं होता है और इस वन बायोम में चहल पहल लगातार बनी रहती है। तो ये इतनी विशेषताएं विषुवतीय वन बायोम की हैं। तो आपके वनीय फॉरेस्ट बायोम में, जो वनीय बायोम है, इसे 5 भाग में डिवाइड किया गया। तो पहला अभी आपने क्या देखा? विषुवतीय वन बायोम, जिसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम कहते हैं। और इसी में दूसरा जो आता है मानसूनी वन बायोम, मानसून फॉरेस्ट बायोम जिसे कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है? ये जो आपके होते हैं इनमें सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या होती है कि इसमें वर्षा काल सीमित होता है। जैसे सारे साल पूरे 12 महीने बारिश नहीं होती है, इसमें साल के कुछ विशेष महीने में ही बारिश होती है। और जो यहाँ पर वृक्ष मिलते हैं उन वृक्षों में भी एक विशेषता होती है कि वर्ष विशेष में वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्णपाती वृक्ष कहते हैं या डिसिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इसे भी हम लोग देखेंगे कि वर्षा काल सीमित होता है और ये वर्ष विशेष में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, मतलब पतझड़ का सीजन इसमें आता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। या ऐसे आपके मानसूनी वन बायोम कहाँ कहाँ मिलते हैं? म्यांमार हो गया, वियतनाम, कंबोडिया, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी चीन, ब्राज़ील, उत्तर पूर्वी भारत। तो इन सब जगहों पर ऐसे मिलते हैं। हालांकि इन स्थानों से क्वेश्चन कभी कभार पूछे गए हैं, एक बार इसे अगर रफली आप देख लेंगे तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा। इस बायोम में क्या है? इस बायोम में जो वनस्पतियों का बड़ा तेजी से ह्रास होता है। वनस्पतियों का तेजी से ह्रास क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये कि यहाँ मानव अपनी आवश्यकता के लिए इन वनों की कटाई बहुत करता है, और दूसरा ये कि ये जो वन होते हैं यहाँ वनों में जो आग लग जाती है, इस वजह से भी इनका विनाश होता है। तो इस बायोम के वनस्पतियों का तेजी से ह्रास हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पे उपयोगी वृक्ष बहुत हैं, जैसे साल, शीशम, सागौन, नीम, महुआ, जामुन, आम। तो ये वृक्ष बहुत सारे मिलते हैं। तो ये सब वृक्ष कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी रहते हैं। टिम्बर के सामान बनाने के लिए साल, सागौन, शीशम का बहुत प्रयोग किया जाता है, नीम का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ये सारे वृक्ष जो है उपयोगी हैं, इसीलिए इस प्रकार के जो वन का तेजी से ह्रास हो रहा है, इनकी कटाई बहुत तेजी से हो रही है, इसे भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि सारे जितने भी आपके पारितंत्र पूरे धरती पर हैं, उन पारितंत्रों में सबसे विक्षुब्ध, सबसे डिस्टर्ब अगर कोई बायोम है तो आपका यही बायोम है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है इसे कथन कारण में भी कि कौन सबसे विक्षुब्ध है। तो इसको ये ध्यान रखिएगा कि जो मानसूनी वन बायोम है ये सबसे विक्षुब्ध या डिस्टर्ब आपका फॉरेस्ट है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है।
क्योंकि यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होती है और यहाँ पे वर्षा जो होती है उसका 80% भाग ग्रीष्मकाल में हो जाता है। तो क्योंकि वर्षा पहले वाले कितना तो नहीं होता है विश्व वन बायोम का, लेकिन तब भी बारिश अगर 100 से 150 से 200 सेंटीमीटर अगर हो रहा है तो ये एक अच्छी बारिश कही जाएगी। और साथ में 80% वर्षा ग्रीष्मकाल में होता है, तो यहाँ पे मच्छरों का बड़ा प्रकोप रहता है और इस वजह से यहाँ मलेरिया का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसको भी, और इस प्रकार के जो बायोम होते हैं, इस बायोम में जो प्राणी होते हैं ये प्रजनन के लिए किसी दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो यहाँ के जो जीव होते हैं वो प्रवास करते हैं। तो पहला आपने क्या देखा, जो मैंने कहा कि जो बायोम के प्रकार, बायोम को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला आपका वनीय बायोम है, वनीय बायोम के 5 भाग किए गए। पहला भाग विषुवतीय वन बायोम, दूसरा भाग मानसूनी बायोम, अब तीसरा इसे कहते हैं रोम सागरीय बायोम। अब ये रोम सागरीय बायोम जो होता है, रोम सागरीय बायोम जो है महाद्वीपों के पश्चिम में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है रोम सागरीय बायोम का विस्तार होता है। ये रोम सागरीय बायोम जिसे मेडिटेरियन फॉरेस्ट बायोम भी कहते हैं, भूमध्य सागर के आसपास का जितना भी क्षेत्र होता है, रोम सागर मतलब भूमध्य सागर होता है। अब भूमध्य सागर के आसपास जो सारा क्षेत्र होता है वहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, रोम सागरीय बायोम कहते हैं या मेडिटेरियन फॉरेस्ट बायोम कहते हैं। इनका जो विस्तार होता है महाद्वीपों में, हम जब पश्चिम की ओर जाते हैं, जो भी कॉन्टिनेंट होते हैं उन कॉन्टिनेंट के पश्चिम में जब जाते हैं तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच जो है इनका विस्तार होता है। इस रोम सागरीय जलवायु की एक विशेषता भी होती है, यहाँ जो वर्षा होती है वो जाड़े में होती है और जो ग्रीष्मकाल होता है वो इसका शुष्क होता है। तो ये 2 प्रश्न अलग से इसमें बनते हैं कि इसमें वर्षा किस काल में होती है, ये ठंडक के सीजन में होती है और यहाँ पे रसीले वन की खेती होती है। रसीले वन जैसे नींबू, अनानास, चीकू, इस तरह के जो फल होते हैं जिसमें रसीले फल जो होते हैं उनकी खेती यहाँ पर ज़्यादा होती है पैदावार। और जो ग्रीष्मकाल होता है वो इसका शुष्क होता है। तो ये रोम सागरीय जलवायु की विशेषता होती है। यहाँ जो सबसे ठंडा महीना होता है, सबसे ठंडे महीने का जो तापमान होता है वो 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जो सबसे गर्म माह होता है, गर्म महीने का तापमान वो आपका 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जलवायु है ये रहने के योग्य बहुत ही अच्छी जलवायु मानी जाती है। जैसे अपने इस यूपी वाले बेल्ट में जैसे सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है उस प्रकार की जो है आपके जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे शीत माह 4 से 10 डिग्री और सबसे गर्म माह 20 से 27 डिग्री, और जो वर्षा होती है वो 35 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा यहाँ पर होती है। तो ये इसकी एक विशेषता होती है। वृक्ष कौन कौन से यहाँ पर मिलते हैं, जैसे आपका मैपल, चेर, लारेल, ओक, बर्च, स्प्रूस। तो ये चेस्टनट, तो ये स्प्रूस नहीं कहेंगे, एल्म चेस्टनट, ये सारे वृक्ष जो है ये इनकी विशेषता होती है। ये रोम सागरीय जो जलवायु होती है, इनकी जो वनस्पतियाँ होती हैं, इन वनस्पतियों की जो पत्तियाँ होती हैं ये मोटी होती हैं और कठोर भी होती हैं। तो ये भी एक इस वृक्षों की विशेषता होती है कि पत्तियाँ इनकी मोटी और कठोर होती है, और जो तने की छाल होती है वो भी इसकी काफ़ी मोटी नहीं लेकिन अपेक्षाकृत मोटी होती है। यहाँ पे आपके जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और ये जो झाड़ियाँ होती हैं अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे जब आप अमेरिका में कैलिफोर्निया में जाते हैं तो कैलिफोर्निया में इसको चपरेल कहते हैं, चपरेल भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। यूरोपीय भाग में आते हैं इसे मैक्यूज कहते हैं, मैक्यूज भी आपका पूछा गया प्रश्न है। जब चिली में आते हैं मोटोरोल कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो इसे मैली कहते हैं, तो इसको भी ध्यान देंगे। और जब हम दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं तो इसे फाइबोस कहते हैं, फाइबोस नहीं फाइन बोस, तो फाइन बोस इसका नाम कहते हैं। तो ये भी एक जिसे कहते हैं झाड़ियों के प्रकार हैं। इन सब झाड़ियों के प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जिसे कहते हैं रोम सागरीय जलवायु या मेडिटेरियन वन फॉरेस्ट बायोम की ये विशेषताएं होती हैं। तो इनमें जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न खाली बहुत हो गया तो आप इसके मैपल ब्रिज पे आइएगा, मैपल ब्रिज के बाद जो है आप चेस्टनट पे आइएगा और लारेल पे आइएगा। ये मैपल, चेड़, लारेल और चेस्टनट, ये 4 प्रश्न, ये 4 वृक्ष याद करिए। और वर्षा ठंडक के सीजन में होती है, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। और जो चपरेल है, फाइबोस है और मैली है, मैक्यूस है, थोड़ा इन सब जो झाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं इन पर भी थोड़ा विशेष फोकस करिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो आपका चौथा क्वेश्चन होता है वो टैगा वन बायोम होता है। अब टैगा वन बायोम जो होता है इसका विस्तार जो है
ये आपके 50 से 70 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच होता है। 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है ये आपका टाइगा वन बायोम मिलता है। जब आप नक्शे में अगर आएंगे तो जो आपका कनाडा है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, लिथुआनिया है, लाटविया है, साइबेरिया है, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये सारे क्षेत्रों में आपका टाइगा वन बायोम मिलता है, क्योंकि 50 से 70 के बीच आपका कनाडा का मैक्सिमम हिस्सा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, लाटविया, ये सारे जो है लिथुआनिया, तो साइबेरिया, ये सब यहाँ पे कोड़धारी वृक्ष मिलते हैं। कोड़धारी वृक्ष का मतलब जो यह वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों की प्रजातियों को जिम्नोस्पर्म कोनिफर कहते हैं। तो ये जो है आपके जो कोड़धारी वृक्ष होते हैं इसमें स्प्रूस, फर, लार्च और पाइन, तो ये जो है स्प्रूस, फर, पाइन, ये तीन तो आप याद कर लीजिएगा, ये तीन पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पे कुछ आपके ऐसे वृक्ष भी रहते हैं जो वर्ष विशेष में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसे पतझड़ वृक्ष भी कहते हैं, जिसमें एल्डर, बर्च और पोपलर ये आपके यहाँ पे वृक्ष मिलते हैं। तो क्योंकि ये जो 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच का जो ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो वृक्ष मिलते हैं वो मुलायम लकड़ी के वृक्ष होते हैं। अब मुलायम लकड़ी के जो वृक्ष होते हैं तो कागज उद्योग में इनका बहुत उपयोग होता है। इस प्रकार से इन वृक्षों का जैसे जो है सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है, ये कागज उद्योग में होता है। तो आर्थिक दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण वन माने जाते हैं। सारे वनों में इनके जो वृक्ष होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं। और वो उपयोगी क्यों होते हैं, इनकी जो लकड़ी होती है काफ़ी मुलायम होती है। जैसे अगर आप उष्णकटिबंधीय वन में जाते हैं वहाँ भी बहुत सारे वृक्ष रहते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन होता है वहाँ के जो तापमान ज़्यादा होता है, तो तापमान ज़्यादा होने से वहाँ की जो लकड़ियाँ होती हैं वो कठोर हो जाती हैं। और कठोर लकड़ियों के आपके टिम्बर के सामान या घरेलू सामान आपके नहीं बन सकते हैं, इसीलिए उस तरह के जो वन होते हैं उतने उपयोगी नहीं होते हैं। लेकिन जो टाइगा वन होते हैं ये मुलायम लकड़ी के क्षेत्र होते हैं, इसलिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ही हैं, साथ में अत्यधिक वार्षिक तापांतर देखने को यहाँ बहुत मिलता है। यहाँ पे ठंडक के महीने में जो तापमान होता है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, और जो ग्रीष्म काल में हम आते हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। तो कहाँ आपका सबसे गर्म महीने में तापमान यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ठंडक के महीने में कहाँ -40 -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो ये एक अंतर काफ़ी देखने को मिलता है। और पूरी दुनिया का जो सबसे ठंडा क्षेत्र है जिसे बर्फोयांश कहते हैं वो रूस में है, वो भी आपका यही मिलता है। तो इस पर भी थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो वृक्षों के डेवलपमेंट का जो काल होता है जिसे वर्दी काल कहते हैं, तो वृक्ष वृद्धि काल जो होता है यहाँ पे जो अगर क्योंकि 50 डिग्री और 70 डिग्री के बीच मिलते हैं, तो अगर हम इसके उत्तरी सीमा पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है मतलब 70 डिग्री के आसपास, तो वहाँ पे वृक्षों का जो वृद्धि का काल होता है ये केवल आपका 50 दिन रहता है। लेकिन जब दक्षिणी सीमा पर आते हैं 50 डिग्री अक्षांश के आसपास, तो वहाँ 100 दिन मिल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ वृक्षों की वृद्धि का काल भी एक सीमित वर्ष के 365 दिन ना होकर उत्तरी भाग में जाते हैं तो 50 दिन, दक्षिण भाग में आते हैं तो 100 दिन, केवल इतना ही इन्हें डेवलपमेंट के लिए मिलता है। तो इसलिए ये भी इसकी एक विशेषता मानी जाती है। यहाँ पे जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के करीब होता है। तो क्योंकि यहाँ पर वृक्षों को पर्याप्त मात्रा में, जिसे कहते हैं जीवों को वृक्षों का पोषण नहीं मिल पाता है, तो जो शाकाहारी जीव होते हैं, तो इसलिए ये यहाँ के जो वृक्ष होते हैं ये मोस्टली प्रवास करते हैं। तो यहाँ पे जैसे और यहाँ पे जो जंतु मिलते हैं वो आपके समूहदार मिलते हैं, उनके रोए काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पे जीव मिलते हैं। ये जो जीव होते हैं ये प्रवासी होते हैं, प्राणियों का प्रवास होता है। तो ये इस क्षेत्र की विशेषता होती है। यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है, यहाँ पे स्पेटोसॉल और पौड़जाल प्रकार की मिट्टी का यहाँ पर विकास रहता है। तो जो क्वेश्चन आपका बन रहा है रोम सागरीय जलवायु से, एक तो ये 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच होते हैं, ठंडक में ज़्यादा वर्षा होती है, आपके जो वृक्ष हैं मैपल, चीड़, लारेल से चेस्टनट से बनेगा। दूसरी बात जिसे कहते हैं यहाँ जो आपके ये मुलायम लकड़ी के क्षेत्र होते हैं, तो आपके कागज उद्योग में इनका काफ़ी महत्व होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारा जो आपने पढ़ा ये वन्य बायोम के आपके प्रकार रहे हैं। अब जिसे कहते हैं कि जो अगला हम लोग देखेंगे इसमें वो है घास प्रदेशित बायोम, जिसे ग्रासलैंड बायोम कहते हैं। अब ग्रासलैंड जो बायोम होता है इसमें क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है, अब वर्षा कम होती है तो उस रेशम वर्षा नहीं होती है कि यहाँ पे बहुत वनस्पतियों का विकास हो सके, तो यहाँ घास ज़्यादा पाए जाते हैं। तो लेकिन हाँ वर्षा इतनी भी कम नहीं होती है कि यहाँ रेगिस्तानी एरिया ऐसा मिले। तो ये जो घास प्रदेशित बायोम होते हैं ग्रासलैंड बायोम, इसके दो भाग किए जाते हैं। एक उष्णकटिबंध ट्रॉपिकल क्षेत्र जो होता है, और एक शीतोष्ण घास का मैदान जिसे टेम्परेट आपका क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय घास के बायोम और शीतोष्णकटिबंधीय घास के बायोम, ये दो प्रकार से इसको बांटा गया है।
अब उष्णकटिबंधीय जो घास के बायोम होते हैं यहाँ वर्षा कम होती है, इस वजह से वृक्षों का जो विकास होता है वो भी आपका कम रहता है। और जब वृक्षों का जो विकास कम होता है तो अच्छा, क्योंकि घास के लिए यहाँ पे अनुकूल जलवायु पाई जाती है, तो इस प्रकार से यहाँ घासों का विकास ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ये घास बायोम मिलते कहाँ कहाँ हैं जो उष्णकटिबंधीय, तो ये ब्राज़ील है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन जगहों पर आपके उष्णकटिबंधीय घास के बायोम पाए जाते हैं। तो इनको जरा ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि लानोस कहाँ है, कोलंबिया वेनेजुएला में है, पार्कलैंड कहाँ है, ये अफ्रीका में है, कंबोज कहाँ है, ये ब्राज़ील में है। तो ये पूछता है कि ये शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान है कि उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, तो वो सीधा क्वेश्चन पूछता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये आपके कौन, लानोस वेनेजुएला कोलंबिया में है, पार्कलैंड ये अफ्रीका में है, और कंबोज ये जो है ब्राज़ील में है। तो ये सारे उष्णकटिबंधीय घास मैदान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब शीतोष्ण घास का मैदान कहेंगे तो शीतोष्ण घास के प्रदेश में ये उत्तरी गोलार्ध के जो भी आपके महाद्वीपों के आंतरिक भाग हैं, उन महाद्वीपों के आंतरिक भाग में आपके इस प्रकार के घास मैदान मिलते हैं। यहाँ पे शुष्कता काफी अधिक होती है, वर्षा जो होती है वो 50 से 70 सेंटीमीटर के करीब होती है। इसके भी दो भाग किए गए हैं, एक होता है स्टेपी घास बायोम और एक होता है प्रेरी घास बायोम। तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कि स्टेपी घास बायोम और प्रेरी घास बायोम। तो स्टेपी घास बायोम जो होता है ये अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है। तो जो स्टेपी आपके घास होते हैं इनकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर के करीब होती है, इतने नहीं, इसके बीच बीच में आपके वृक्ष भी इसमें मिलते हैं। तो इन्हें जो है स्टेपी घास बायोम कहते हैं। यहाँ पे चरनोजम मिट्टी का विकास होता है उसमें ही है। लेकिन जो प्रेरी घास के मैदान होते हैं, प्रेरी स्टेपी की अपेक्षा घास की लंबाई ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपकी जो घास की लंबाई है 45 से 60 सेंटीमीटर के करीब होती है। जैसे हमारे यहाँ मूंज है, सरकट है, तो जो इस प्रकार के लंबे लंबे घासें होती हैं ये लगभग जो है आपके 1-1 मीटर 1.5 मीटर तक हो जाती हैं। तो ऐसे प्रेरी क्षेत्र कहते हैं। अब ये प्रेरी क्षेत्र के जो घास के मैदान होते हैं इससे आपके एग्जाम में कई प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रेरी कहाँ मिलता है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। आपके स्टेपीज कहाँ मिलता है, ये आपके यूरोपीय भाग में। आपका बेल्ट जो है आपके दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में, और जो पंपास है ये अर्जेंटीना में है। तो ये नाम देके पूछता है कि प्रेरी, स्टेपीज, बेल्ट, डाउन्स, पंपास ये सब कौन से हैं, ये सब प्रेरी घास के मैदान क्षेत्र हैं। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। बाद में तीसरा जो आता है वो त्रुंडा बायोम है। त्रुंडा बायोम किसे कहते हैं, तो टैगा और त्रुंडा में एक अंतर समझ लीजिए। टैगा जो होता है ये 50 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है टैगा कहते हैं। और उससे ऊपर का जो क्षेत्र होता है ध्रुव के आसपास का क्षेत्र, पोलर के आसपास का क्षेत्र जो होता है उसे हम त्रुंडा बायोम कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास का सारा क्षेत्र होता है, 80 से 90 का बीच का जो पूरा एरिया रहता है। और यहाँ सूर्यतप और प्रकाश का अभाव, जो सूर्य की किरणें होती हैं और जो प्रकाश आता है इसका पूरी तरह से अभाव होता है। तो इस वजह से वनस्पतियों का यहाँ विकास हो नहीं पाता है। यहाँ पे क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ता ही नहीं है, लगभग 50 दिन यहाँ पे ऐसा रहता है जहाँ पे वनस्पतियों का विकास का अवसर मिलता है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। और जब बर्फ पिघलती है तो पिघलने के दौरान वो 40-50 दिन का जो समय रहता है उसी में कुछ छोटे छोटे घास फूस और छोटे फूल के पौधे वगैरह यहाँ पे उगाते हैं। तो वही तो इस मिट्टी में पोषक तत्व का भी अभाव होता है, क्योंकि वनस्पतियाँ रहती नहीं है, ह्यूमस मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो मिट्टी होती हैं उनमें पोषक तत्वों का भी अभाव होता है। और ये पूरा परमाफ्रस्ट क्षेत्र होता है। अब इसमें हिमकृत धरातल होता है, तो हिमकृत धरातल जो रहेगा वहाँ वनस्पतियों का बहुत विकास नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से इस त्रुंडा बायोम को इसे दो भाग में बांटा गया है, एक आर्कटिक त्रुंडा, एक अल्पाइन त्रुंडा। अब आर्कटिक त्रुंडा और अल्पाइन त्रुंडा का अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। जो आर्कटिक त्रुंडा होता है ये आपके आर्कटिक गोलार्ध मतलब जो 66.5 डिग्री के ऊपर का क्षेत्र होता है, ये लगभग वहां पे पाए जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्कटिक त्रुंडा कहते हैं। और अल्पाइन त्रुंडा क्या होता है, जब हम किसी भी पर्वत के हम ऊंचाई की चोटियों पर जाते हैं जहां बर्फ जमी रहती है, और जब कुछ विशेष दिनों में वहां की बर्फ पिघल जाती है तो वहां पे आपकी अल्पाइन त्रुंडा वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे आप अगर हिमालय पर्वत को लेते हैं तो लगभग 3500-3600 मीटर की ऊंचाई पर जिसे कहते हैं कि आपके ऐसे जो है वनस्पतियों का विकास हो जाता है। तो इसको ध्यान, और जो इस प्रकार की वनस्पतियां आपके त्रुंडा बायोम में पाई जाती हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्रायोफाइट कहते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी वनस्पतियों का प्रकार होता है उसमें 3% जो है 3% जो है आपकी वनस्पतियां इस आपके त्रुंडा बायोम के अंतर्गत आती हैं। चौथा बायोम जो आपका होता है वो सागरीय बायोम होता है, जिसे ओशन बायोम कहते हैं।
ये ओशन बायोम जो है, क्योंकि सागरीय जल में घुले पोषक तत्वों की अधिकता होती है, तो घुले पोषक तत्वों की अधिकता होती है। सागरीय जल में जो है, जो इसके सतह का तापमान होता है 0 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है। तो इस बायोम में जो खाद्य श्रृंखला मिलती है या जो खाद्य जाल मिलता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो मायने ये रखता है कि हमारा प्रकाश कहाँ तक पहुँच रहा है, वहाँ पे जो जल कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इनकी सुलभता कहाँ तक है। पानी के अंदर जो सूर्य का प्रकाश है कितनी गहराई तक जा सकता है, मोस्टली 200 मीटर की गहराई तक हो जाता है, क्योंकि 200 मीटर की गहराई के नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो लगभग ये इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल किस प्रकार से डेवलप होगा। वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की उपलब्धता या प्रकाश, जल, इन सब की मात्रा पर ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ये सर्वाइव करेंगे। अब जो सागरीय जल की ऊपरी सतह होती है, जो उसके स्वपोषी पौधे होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो सागरीय जल की जो ऊपरी सतह होती है उसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, और उसी मंडल में जो जीव होते हैं, जंतु जिन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम जूप्लैंक्टन कहते हैं। तो इस प्रकार से फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जो है आपके ये ऊपरी सतह पे रहते हैं, लेकिन जब अधिक गहराई में जाते हैं तो अधिक गहराई में जो अवसादों में जीव होते हैं, जो जीव होते हैं वो अवसादों पर निर्भर होते हैं, उसमें जो आपके पोषक तत्व मिलते हैं उनसे वो अपनी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पैलेजिक बायोम जो होता है, तो इसे हम गहराई के आधार पे दो भागों में, एक नैरेटिक बायोम होता है, एक ओपन सी बायोम होता है। लेकिन ये सब उतना एग्जाम में पूछता नहीं है, जिनका विषय है, विषय में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें जब आप लोग जाते हैं सागरीय अवसाद में, तो वहाँ पर इस नैरेटिव वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सागरीय जीव जो होते हैं, सागरों में जीव, उनके आवास के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि प्लैंक्टन किसे कहते हैं, नेक्टन किसे कहते हैं, बेंथोस किसे कहते हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं। तो जो प्लैंक्टन होता है, प्लैंक्टन जो प्लावी मतलब जल पे तैरने वाले जो पौधे और प्राणियों का जो समूह होता है, जल की सतह पर जो जीव और पौधे तैरते हैं लगभग 200 मीटर की गहराई पर, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? प्लैंक्टन कहते हैं। अगर ये पौधे हैं तो फाइटोप्लैंक्टन, और अगर ये जीव हैं मतलब प्राणी हैं तो उसे जूप्लैंक्टन। तो ये जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, इनको यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। दूसरा जो होता है नेक्टन होता है, ये नेक्टॉन होता है। ये क्या है? जल की गहराइयों में जो गहराई के अनुसार जो जीव तैरते हैं, तो जल की गहराई के अनुसार जो तैरने वाले जीव होते हैं उनके हम समूह को क्या कहते हैं? इसे नेक्टॉन कहते हैं। और तीसरा जो है बेंथोस, वे जीव जो वेलांचली मतलब तटीय क्षेत्र होता है, वेलांचली भाग से और खुले सागर के बीच में जो जीव मिलते हैं उसे हम बेंथोस कहते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में आपने देखा कि बायोम या जियोम किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार से होते हैं, कहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसे आप यहाँ से उठाकर और अपनी परीक्षा को सही रूप दे सकते हैं।